गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जीएसटी बड़ा टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर आज अपन नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट ले रहे हैं अपन गुड्स की सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई अपन कैलकुलेट करें। इससे पहले की क्लासेस के अंदर अपन ने की है, जिसके अंदर नॉर्मल सप्लाई, कॉन्टिन्यू सप्लाई, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई है वो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका कैलकुलेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो भी अपन ने कंप्लीट किया। आज अपन ले रहे हैं इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। ठीक है, यदि बड़ा गुड्स की सप्लाई है वो परचेजर को इस बेसिस पर की जाती है या इस कंडीशन पर की जाती है कि वो यदि गुड्स है वो यदि पसंद आए तो वो उसकी सप्लाई की इंफॉर्मेशन देगा कि उसने उस गुड्स को परचेज कर लिया, या स्पेसिफिक टाइम के अंदर गुड्स रखने या नहीं रखने की इंफॉर्मेशन देगा। यदि उसने कुछ गुड्स अपने पास रखा है वो अपने पास रखेगा, या रिमेनिंग जो पार्ट ऑफ गुड्स है वो वापस करेगा एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर। तो वो सेल्स है वो कहलाती है सेल्स और रिटर्न बेसिस के ऊपर सेल्स। ठीक है, अब सेल्स और रिटर्न बेसिस के ऊपर यदि सेल की जाती है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई है उसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं कि अपन है उसका टाइम कैसे निकालेंगे कि इस डेट को जो जीएसटी है वो लेवी हो जाती है, यानी जीएसटी का पेमेंट है वो किया जाना चाहिए। तो इसका जो टाइम ऑफ सप्लाई की कैलकुलेशन करने के लिए नॉर्मली बड़ा तीन कंडीशन देखते हैं इसके अंदर। टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई के लिए सबसे पहले तो देते हैं अपन डेट ऑफ इनवॉइस इशू। ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस इशू। ठीक है, इनवॉइस इशू करने की डेट, जिस डेट को इनवॉइस इशू किया गया एक तो वो देखना अपने को। उसके बाद में नेक्स्ट पड़ा इसके अंदर सेकंड है लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इशू, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, मतलब इसके अंदर सबसे पहले अपने को देखना है इनवॉइस इशू करने की डेट के। सेकंड इसके अंदर अपन देखेंगे लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इशू। इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या है? जो लास्ट डेट है मतलब नॉर्मली वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्ट करने की डेट होती है, यानी उसने गुड्स को रख लिया या एक्सेप्टेंस उस गुड्स से रिलेटेड दे दी, वो एक्सेप्टेंस डेट है वही क्या मानी जाती है इसकी इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट भी लेना है इसके अंदर, और उसके अंदर बड़ा अपने को क्या लिखना है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। ठीक है, डेट after 6 months from removal of goods। यानी गुड्स जब रिमूव हुआ बेटा उसके बाद में 6 महीने बाद जो डेट आ रही है उसके 6 मंथ बाद जो डेट आ रही है वो डेट अपने को काउंट करना है। इसमें देखिए मंथ से बेटा डेज नहीं है, इसलिए मंथ के अंदर अकॉर्डिंग टू मंथ अपने को काउंटिंग करनी है इसके अंदर। इसमें से जो भी पहले होगा विच एवर इज अर्लियर विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसमें से जो भी डेट पहले बढ़ा वो टाइम ऑफ सप्लाई माननी चाहिए। तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सेल्स और रिटेल बेसिस है इसके अंदर इनवॉइस इशू करने की डेट। उसके बाद में सेकंड बड़ा इसके अंदर इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट जो नॉर्मली डेट ऑफ एक्सेप्टेंस होती है। उसके बाद में आफ्टर 6 मंथ जो भी डेट आ रही है 6 महीने बाद में जो भी डेट आ रही है इसके अंदर कब से, जब रिमूवल हुआ था गुड्स, यानी गुड्स के रिमूवल होने के 6 महीने बाद की जो डेट है वो क्या कहलाती है इसके अंदर अपने को लेनी है। इसमें इनमें से बड़ा जो भी अर्लियर होगा वो अपना क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब अपनी इसकी
ये वाला पॉइंट है बेटा इसमें डेट ऑफ इनवॉइस इशू, यानी इनवॉइस है वो कौन सी डेट को इश्यू करेगा, जो सप्लायर है सप्लायर के द्वारा जो इनवॉइस है वो कब इश्यू किया जाएगा। इसके अंदर बेटा अपने को देखना है, दो पॉइंट देखने हैं, या तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, यानी इसके अंदर या तो जो सप्लाई की जो डेट है उस डेट को इश्यू करेगा, या डेट आफ्टर 6 months फ्रॉम रिमूवल ऑफ गुड्स, ठीक है। यानी जो इनवॉइस इशू करने की डेट है वो या तो बेटा इसके अंदर एक तो जब उसने गुड्स की सप्लाई की है उस सप्लाई के टाइम के ऊपर, या सप्लाई करने के बाद, है ना, यानी गुड्स का रिमूवल होने के बाद 6 month बाद जो डेट आ रही है वो डेट, इन दोनों में से जो भी पहले, whichever is earlier, वो डेट अपने को लेनी है इसके अंदर, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई यदि अपन सेल्स और रिटर्न बेसिस पर निकाल रहे हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए बड़ा फर्स्ट इसकी कंडीशन है डेट ऑफ इनवॉइस इशू, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इशू यानी जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस होती है। थर्ड इसके अंदर अपने को लेना है डेट आफ्टर 6 months फ्रॉम द रिमूवल ऑफ गुड्स व्हिचएवर इज अर्लियर विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। अब इसके अंदर बड़ा ये है कि इनवॉइस इशू करने की डेट क्या होगी, इनवॉइस कब इशू किया जाएगा। तो इनवॉइस इशू करने के लिए एक तो टाइम ऑफ सप्लाई है, जिस सप्लाई किया था गुड्स उस डेट को देखना है, या सप्लाई या रिमूवल होने के बाद के जो 6 महीने बाद जो डेट आ रही है डेट आफ्टर 6 months फ्रॉम द रिमूवल ऑफ गुड्स वो देखनी है। इन दोनों में से जो भी पहले है वो अपनी इनवॉइस इशू करने की डेट मानी जाएगी। इसके अंदर बड़ा एक कंडीशन और भी आती है कि यदि जो रिसिपिएंट है प्राप्त करता है वो गुड्स के समय के संबंध में यदि इन रिलेशन ऑफ गुड्स यदि अपनी अप्रूवल दे देता है तो अप्रूवल की डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई मानना है, ठीक है। क्या बताया बेटा मैंने कि यदि रिसिपिएंट प्राप्त करता गुड्स को रखने से रिलेटेड अपनी अप्रूवल दे देता है तो जिस डेट को वो अप्रूवल देता है वही डेट है वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और उसी डेट को सप्लायर है वो इनवॉइस इशू करेगा, ठीक है। और यदि जो रिसिपिएंट है वो विद इन 6 months 6 महीने तक यदि कोई भी अप्रूवल नहीं देता है तो उस कंडीशन के अंदर जिस दिन 6 month का जो पीरियड कंप्लीट होगा उस डेट को अपन टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, और उसी डेट को जो सप्लायर है वो उस गुड्स के रिलेशन में इनवॉइस इशू करेगा। क्या बताया इस नोट के अंदर, यदि सप्लायर है यानी जो गुड्स का रिसिपिएंट है, सप्लायर नहीं इसमें रिसिपिएंट है, वो गुड्स से रिलेटेड यदि अपनी अप्रूवल दे देता है तो जिस डेट को उसने अप्रूवल दिया है गुड्स के रिलेशन में उसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मानना, और सप्लायर उसी डेट को इनवॉइस है वो इशू करेगा। यदि सप्लायर को अप्रूवल प्राप्त नहीं होता है विद इन 6 month तो जिस डेट को 6 month का पीरियड कंप्लीट हो रहा है उसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, और जो सप्लायर है उस डेट को इनवॉइस है वो इश्यू करेगा, ठीक है। तो ये बड़ा अपना टाइम ऑफ सप्लाई है उसका डिटर्मिनेशन हो गया अपना कब, इन केस ऑफ सेल्स और रिटर्न बेसिस। यदि सेल्स और रिटर्न बेसिस की कंडीशन के अंदर यदि अपने को टाइम ऑफ सप्लाई का कैलकुलेशन करना है तो इस मेथड से अपन करेंगे इसमें। अब इसी से रिलेटेड बड़ा अपना क्वेश्चन है बुक का वो अपन करते हैं जिसके अंदर सेल्स और रिटर्न बेसिस दे रखे हैं। देखिए बेटा ये क्वेश्चन आपका सेल्स और रिटर्न बेसिस का टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड दे रखा है। जो क्वेश्चन नंबर अपनी बुक का वो 9th क्वेश्चन है जिसके अंदर एम है वो एन को रिटर्न और सेल्स और रिटर्न बेसिस पर सप्लाई करता है, जिसका टाइम ऑफ सप्लाई वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए बेटा देखो सबसे पहले रिमूवल की डेट, इनवॉइस इशू करने की डेट,
एक्सेप्टेड बाय रिसिपिएंट एक्सेप्टेंस की डेट है, जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट है। उसके बाद में रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इसका कोई रोल नहीं है बेटा, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है इसको अपने को कहीं नहीं देखना है। डेट आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल ऑफ गुड्स, यानी रिमूवल होने के 6 महीने बाद की जो डेट है वो मंथ टू मंथ काउंट हो जाएगा। जैसे बेटा रिमूवल हुआ है ना 11 नवंबर को, तो 11 नवंबर से यदि अपन काउंट करते हैं तो देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इसके अंदर अपनी जो लास्ट डेट आएगी वो आएगी 11/4/2020। इसकी भी सेम आ जाएगी 11 नवंबर ही है, इसकी भी 11/4/2020। लास्ट बेटा देखो इसकी है 11/10 है, तो इसकी आ जाएगी आपके 11 मार्च 2020। ये इसकी आफ्टर 6 मंथ है वो डेट होगी इसमें। अब इसका जो टाइम ऑफ सप्लाई है उसका डिटरमिनेशन करते हैं अपन। टाइम ऑफ सप्लाई ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए बेटा सबसे पहले इसमें अपन 3 पॉइंट लिए थे, जिसके अंदर पहला इसके अंदर डेट ऑफ इनवॉइस इश्यू, ठीक है। सेकंड था इसमें लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इशू, जो नॉर्मली बेटा इसके अंदर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस होती है। और थर्ड पॉइंट अपना वो है इसमें डेट आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम रिमूवल ऑफ गुड्स। इन 3 डेट्स को कंपैरिजन करना है, उसमें से जो भी अर्लियर है वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो देखिए बेटा इसके अंदर सबसे पहले इनवॉइस इशू करने की डेट, उसके बाद में एक्सेप्टेंस की डेट, डेट आफ्टर 6 मंथ है, इनको अपन कंपैरिजन करेंगे, इनमें से जो भी अर्लियर है वो अपन देखेंगे। तो फर्स्ट केस के अंदर देखिए इनवॉइस इशू करने की डेट है वो 23 नवंबर है। एक्सेप्टेंस की डेट भी बड़ा सेम है इसके अंदर, ये भी 23 ही है। और जो पेमेंट है वो आफ्टर 6 मंथ डेट है वो अपनी दे रखी है, वो है आपके 11 अप्रैल 2020, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ये बड़ा 23 नवंबर और 11 अप्रैल दे रखे हैं। इसमें से अर्लियर कौन सा है, तो इसके अंदर अपना 23 नवंबर है वो अर्लियर है, इसके अंदर 2019 इसकी टाइम ऑफ सप्लाई हुई, यानी 23 नवंबर 2019 टाइम ऑफ सप्लाई फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। उसके बाद में बड़ा सेकंड कंडीशन के अंदर देखिए फर्स्ट कंडीशन में अपना 23 नवंबर 2019 है वही टाइम ऑफ सप्लाई दे रखे हैं। अब सेकंड कंडीशन में आते हैं अपन, इसमें इनवॉइस इशू करने की डेट और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से बड़ा सेम है, और ये इसमें भी आ जाएगा अपना 24/11/2019 टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। 24 नवंबर 2019, क्योंकि इसमें अर्लियर बड़ा यही वाली डेट है, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर जो थर्ड केस है, थर्ड केस में देखिए इसमें दे रखा बड़ा, देखिए इनवॉइस इशू करने की डेट है वो 25 मई 2019 है। एक्सेप्टेंस की डेट भी सेम है, लेकिन डेट ऑफ 6 मंथ है वो आ रही है इसके अंदर 11/3/2020। यदि अपन अर्लियर देखें तो देखिए ये डेट पहले है और वो डेट बाद में है, तो इसके अंदर कौन सी हो जाएगी 25/5/2019, ठीक है। तो इसकी जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो कितनी होगी बेटा इसके अंदर अपनी 25, एक मिनट बेटा, ये इसके अंदर 2020 दे रखा है ना, 1920, ये भी 20 और ये भी इसका 20।
ठीक है। अब इसे अपना चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर अपना जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो बेटा ये वाली डेट आएगी, नहीं ये वाली, क्योंकि अर्लियर ये वाली है, ये 20 हो गया, यहाँ पे अपन 19 का रखा था, पहले 19 नहीं बनाई 20 के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो इसके अंदर जो अर्लियर है वो अपना 11 मार्च 2020, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई जाएगा। ठीक है। तो यदि सेल्स और रिटर्न बेसिस के ऊपर सप्लाई किया जाता है तो इसके अंदर बड़ा 3 चीज देखनी है, डेट ऑफ इनवॉइस इशू, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इशू, डेट आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। इसको अपन कंपैरिजन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई अपन कैलकुलेट कर देंगे। इसके अंदर इनवॉइस इशू करने की डेट है वो या तो सप्लाई के टाइम पर या गुड्स रिमूवल होने के बाद से 6 महीने के बाद जो डेट आ रही है उस डेट को, जो भी उसमें से पहले उस डेट को इनवॉइस इशू किया जाएगा। फिर इसमें एक पॉइंट और भी लिया था, यदि इसके अंदर अपने को बेटा गुड्स की एक्सेप्टेंस के बारे में दे रखा है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक्सेप्टेंस की डेट की टाइम ऑफ सप्लाई और इसी डेट को इनवॉइस इशू किया जाएगा सप्लायर के द्वारा। यदि विद इन 6 मंथ के अंदर यदि वो अपने अप्रूवल नहीं देता है तो आफ्टर 6 मंथ है वो इनवॉइस इशू करेगा और इनवॉइस की डेट ये वो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी इसमें। ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी अपना ये कह रहे हैं, देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इफ गुड्स आर सप्लाइड ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस इफ लास्ट सिचुएशन गुड्स वाज नॉट रिटर्न अप टू एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20। ठीक है। इसमें बड़ा 4 केसेस दे रखे हैं, अपन इसको भी इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इसका फॉर्मेट बना लें, उसके बाद इसको कैलकुलेट करें। देखिए बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिसमें सेल्स और रिटर्न बेसिस के ऊपर ही अपनी टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करनी है। सेम प्रोसेस से अपने को इसको भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन डेट आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल ऑफ गुड्स ले लेते हैं। तो इसके अंदर दे रखा है, देखिए 6 अगस्त दे रखा है ना। तो देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है। तो ये इसकी जो डेट होगी वो जाएगी आपकी 6 जनवरी 2020। इसकी भी बेटा 6 जनवरी 2020। ठीक है। इसकी भी सेम डेट है, तो ये भी 6 जनवरी 2020। इसकी बेटा देखिए 18 नवंबर है ना, तो नवंबर होने का मतलब हो गया नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो इसके अंदर अप्रैल है वो अपने आफ्टर 6 मंथ डेट आ रही है, तो इसके अंदर आ जाएगी आपके 18/4/2020। ये डेट ले ली अपन ने आफ्टर 6 मंथ जो इसमें दे रखी है। अब इसके अंदर देखिए फर्स्ट कंडीशन के अंदर अपन बेटा सबसे पहले देखते हैं इनवॉइस इशू करने की डेट, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो लास्ट डेट होती है इसकी, और आफ्टर 6 मंथ डेट है वो अपनी 6 जनवरी 2020 है। तो इसमें सबसे जो पहले जो डेट आ रही है वो आ रही है बेटा इसके अंदर 10 अगस्त 2019। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। समझ गए ना क्यों? क्योंकि अपने बेटा इन तीनों को कंपैरिजन किया, इनवॉइस इशू करने की डेट ली, लास्ट डेट है जो एक्सेप्टेंस की डेट होती है वो ली, डेट आफ्टर 6 मंथ है वो इसमें लिखा। अगर इसको अपन कंपैरिजन करें, इनको तुलना करें, तो तीनों के अंदर जो सबसे अर्लियर है वो अपनी कितनी है 10 अगस्त 2019 है, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब इसी इसकी सेकंड कंडीशन में चलते हैं। इसके अंदर देखिए इनवॉइस इशू करने की डेट, लास्ट डेट और आफ्टर 6 मंथ डेट। यदि इनको कंपैरिजन करें तो सबसे पहले कौन सी डेट आ रही है इसमें, यही वाली डेट आ रही है बेटा इसमें, तो ये आ जाएगी 20 जनवरी अगस्त 2009। इसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड देखिए इसके अंदर, इसमें बड़ा थर्ड के अंदर दे रखते हैं इनवॉइस इशू करने की डेट है वो है अपनी 30 मई 2020 है, एक्सेप्ट के इसने 4 फरवरी 2020 को, लेकिन इसकी आफ्टर 6 मंथ डेट है वो है इसके अंदर 6 जनवरी 2020 है। तो इसमें अर्लियर अगर अपन देखें, तीनों में देखिए पहले कौन सा आ रहा है, इसमें देखो फर्स्ट बड़ा 30 मई है, उसके बाद जो सेकंड है वो है इसके अंदर कितना 4 फरवरी है 2020, और अगर अपन तीसरा देखें
तो उसके अंदर आ रहा है अपना 6 जनवरी 2020। ठीक है, इसको यदि अपन कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन यदि अपन करते हैं तो इसके अंदर देखिए 6/1/2020 है ना, वो बड़ा इसके अंदर पहले आ रहा है। पहले क्यों आ रहा है? इसमें देखिए बेटा एक है ना, ये अपना फरवरी आएगा ना, और इसके अंदर जैसे देखिए कैसे बेटा अगस्त है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट मंथ उसके भी 6 दिन लेने पड़ेंगे, तो ये बड़ा सब में 6 फरवरी हो जाएगा। और इस वाले में भी चेंज करना पड़ेगा अपने को, ये 18 सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसमें मार्च आएगा। ठीक है, यह आ जाएगा 18। अब तीसरी कंडीशन में अगर अपन देखें तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई है वो 30/5, इसमें अर्लियर कितना है 4 फरवरी है, तो 4/2/2020 आएगा। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन में देखिए इसके अंदर, इसमें देखिए बड़ा ना तो इनवॉइस इशू की है ना इसकी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, तो जिस डेट को 6 महीने का पीरियड समाप्त होता है वही डेट लेनी होती है, तो इसके अंदर 18/3 है वो इसका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, तो 18 मार्च 2020 ये इसका टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये बड़ा अलग अलग कंडीशन के अंदर है। फर्स्ट में देखिए अपन ने इसमें तीनों को कंपैरिजन किया, तो इसके अंदर आ रहा है 10 अगस्त जो अपना टाइम ऑफ सप्लाई आ रहा है। सेकंड कंडीशन के अंदर बड़ा अपना आ रहा है वो आ रहा है इसके अंदर 20 अगस्त 2019। थर्ड के अंदर 4 फरवरी 2020, और उसके बाद में लास्ट इसके अंदर वो है 18 मार्च 2020। ये अपना टाइम ऑफ सप्लाई है इसके अंदर। ठीक है, तो यदि आपको सेल्स और रिटर्न बेसिस के ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, ये अपना इसका प्रोविजन है, इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अपना इसका फोर्थ पॉइंट था, जिसमें अपना नॉर्मल गुड्स की सप्लाई के कंडीशन में, कॉन्टिन्यूस सप्लाई की गुड्स की कंडीशन में बेटा, और उसके बाद में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और आज अपन इसको कंप्लीट किया है सेल्स और रिटर्न बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसके अंदर टाइम ऑफ सप्लाई बेटा अपने को डिटर्मिनेशन करना है इन केस ऑफ वाउचर। यदि वाउचर के द्वारा सप्लाई की जाती है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो पॉइंट ले रहे हैं बेटा इसका अपन नेक्स्ट। determination of time of supply in case of supply of vouchers। अब ये बड़ा वाउचर्स होता है क्या, देखिए अब वाउचर किसको मानोगे, वाउचर का अपन क्या माने इसके अंदर, किसको वाउचर बोलते हैं। अभी मैंने एक बार आपको पहले की क्लास में बताया था, वाउचर बड़ा अपन ऑडिट के अंदर तो जो डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको ये शो करता है कि ये ट्रांजेक्शन रियल के अंदर हुआ है, ये ट्रांजेक्शन है इसने कंप्लीट किया है, तो वो तो कहलाता है अपना वाउचर, वो तो अकाउंटिंग वाउचर हो गया। यहाँ पे वाउचर का मीन क्या है, यहाँ पे बड़ा वाउचर का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जो किसी कंसिडरेशन या प्रतिफल के बदले, यानी किसी भी कंसिडरेशन या प्रतिफल के बदले यदि उसको एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, तो वो वाउचर्स कहलाता है। इसका देखिए एग्जांपल बताता हूँ बेटा, जैसे आप किसी शोरूम के अंदर, कोई रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है, उसके अंदर आप परचेजिंग करने के लिए गए और उसने कहा कि आप जो भी परचेजिंग करोगे उसके ऊपर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 20%। अब मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज़ के जो रेडीमेड गारमेंट्स है, कपड़े वगैरह आपने वहाँ से परचेज किए। परचेज करने के बाद में उनको आपने 10,000 का पेमेंट किया। 10,000 का जब आपने पेमेंट किया तो वैसे तो आपको पेमेंट करना था 8,000 का, लेकिन इन केस ऑफ वाउचर की कंडीशन के अंदर जो पेमेंट आपको वो 10,000 का करना पड़ेगा। अब 10,000 का जैसे ही पेमेंट किया, वो एक स्पेसिफिक इस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करता है जो स्पेसिफिक उस शोरूम से, उस बिजनेस प्रीमिसेस से रिलेटेड है जिसके अंदर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। वो कहता है कि ये 2,000 रुपये का आपका वाउचर्स है, एक डॉक्यूमेंट दिया जिसके अंदर 2,000 रुपये का वाउचर्स वो अपने आप में है। अब वो वाउचर क्या काम करेगा बेटा, वो वाउचर ये काम करेगा, यदि आप सेकेंड टाइम यदि परचेजिंग करते हो उस शॉप से, तो उस कंडीशन के अंदर या तो उसका आप डिडक्शन ले सकते हो, 2,000 रुपये उसके अंदर आप कवर कर सकते हो, उसको कम पेमेंट कर सकते हो।
या आप एट ए टाइम में वो परचेजिंग कर सकते हो। यदि उसके अंदर लिख रखा है कि इस 2000 रुपीज़ से आप पर्टिकुलर कौन सा गुड्स है वो परचेज कर सकते हो, कौन सा रेडीमेड गारमेंट परचेज कर सकते हो, उसके अंदर सप्लाई है वो पहले से आइडेंटिफिएबल कर दी, यानी उसके अंदर सप्लाई के अंदर ये दे दिया कि आप 2000 रुपये की एक्स्ट्रा परचेजिंग पर्टिकुलर इस गुड्स की कर सकते हो, ठीक है। या उसमें 2000 रुपये का डिडक्शन है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप परचेजिंग करोगे तो उस समय आपको ये कैश डिस्काउंट उसमें से दिया जाएगा। तो वो क्या कहलाती है, सप्लाई और वाउचर्स कहलाता है। अब वाउचर्स के अंदर या तो ये लिखा हुआ है ओनली 2000, तब तो आपको 2000 सेकेंड टाइम जब जाओ तो इसके अंदर जब परचेजिंग करोगे तो 2000 का वाउचर्स आप देख के अपना जो पेमेंट है उसमें से डिडक्शन ले सकते हो। या आपको किसी गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड वाउचर दिया है तो आपको वो वाउचर ही परचेज करना पड़ेगा, इसके अंदर वो गुड्स ही परचेज करना पड़ेगा उस वाउचर से। तो वो क्या कहलाता है, वाउचर्स कहलाता है। यानी एक प्रकार से अपनी सेल्स को इंक्रीज करने का बड़ा एक मेथड है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता था कि अपने 10,000 की परचेजिंग की 10-20% डिस्काउंट है तो 20% अपन कम करके पेमेंट 8,000 का किया, काम कंप्लीट। लेकिन अब पेमेंट तो अपने से लिया कितना, पूरा 10,000 का, 2,000 का जो वाउचर वो दिया कि उसके अंदर जब आप सेकेंड टाइम परचेज करो या उसके अंदर दोबारा जब परचेजिंग करो तो उसका डिडक्शन ले सकते हो। या उसके अंदर जो 20% है वो गुड्स का वाउचर दे दिया, डिस्काउंट दे दिया कि पर्टिकुलर ये गुड्स आपको वहां से परचेज करना पड़ेगा और आपको वो डिस्काउंट है वो अवेलेबल होगा। तो इस कंडीशन में बड़ा टाइम ऑफ सप्लाई यदि अपन कैलकुलेट करनी पड़े तो इसके अंदर अपन टाइम ऑफ सप्लाई है उसका डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसकी बड़ा दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन है उसके अंदर अपने को ये देखना होता है इफ सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल, इफ सप्लाई इज यदि बड़ा वो सप्लाई है वो आइडेंटिफिएबल है, यानी वो पहचानने योग्य है कि उस वाउचर से अपने को क्या मिलेगा, तब तो जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या होगी, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, यानी जिस डेट को वाउचर इश्यू किया गया है वो डेट लेनी है अपने को। यदि अपनी सप्लाई है if supply is not identifiable, यदि बड़ा सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है, पहचानने योग्य नहीं है कि उससे आप क्या परचेज किया, कौन सा गुड्स है उसकी सप्लाई की, उसके अंदर इतना ही लिखा हुआ है कि 2000 रुपीज आपको बेनिफिट दे दिया जाएगा सेकंड सप्लाई के टाइम में, तो उसके अंदर सप्लाई का कहीं भी ये पता नहीं लग रहा है कि कौन से गुड्स की आप सप्लाई करोगे, तो वो आइडेंटिफिएबल नहीं मानी जाती है। तब अपने को क्या लेना है, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, यानी जिस डेट को आप वाउचर को लेके उसका पेमेंट एडजस्ट करोगे या पेमेंट वापस लोगे वो बेटा इसके अंदर डेट लेनी है। यदि सप्लाई आइडेंटिफिएबल है तो इश्यू करने की डेट वाउचर, यदि सप्लाई है वो आइडेंटिफिएबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर है वो अपने को इसमें लेना है, ठीक है। तो वाउचर की कंडीशन के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई है, इसकी दो ही कंडीशन, आइडेंटिफिएबल तो इश्यू की डेट, यदि नॉट आइडेंटिफिएबल है तो वाउचर रिडम्पशन की डेट है वो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये बड़ा इसका पार्ट है, इसका क्वेश्चंस वगैरह वो अपन इसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये अपनी वाउचर की कंडीशन में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका प्रोविजन है, उसको ये ध्यान रखना है ये पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग अपन टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए बड़ा इतना ही, अपन नेक्स्ट इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे।